नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋत्विक और स्वागत है आपका बातचीत के चौथे एपिसोड में। आज जिनके घर पे हम खड़े हैं वो भागलपुर के माननीय विधायक हैं श्री अजीत शर्मा जी। तो करेंगे उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत और रखेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को आपके सामने। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है और मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा कि भागलपुर के जनता का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, भोलानाथ पुल का प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो गया है और इस पे ओवरब्रिज बनने का जो बिल है वो पास हो गया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जनता का डिमांड बहुत दिनों से था और मैं भी यहीं पैदा लिया। मैं भी देखता था कि बड़ी कठिनाई है लोगों को। जब बारिश होती थी तो पुल के नीचे पानी, बच्चे नहीं आ सकते थे, बहुत प्रॉब्लम था। मैं जब से जीता, जनता ने मुझे जीत दिलाई, तब से मैं लगा था। और माननीय मुख्यमंत्री जब 14 में हमारे चुनाव में आए थे बागबाड़ी, तो उन्होंने, मैं जब आग्रह किया तो उन्होंने कहा था कि ये पुल आरओबी बनेगा, लेकिन किसी न किसी कारण, कभी रेलवे का ऑब्जेक्शन हुआ, कभी पैसे की कमी रही, इस तरह से लेट होता रहा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री को, पथ निर्माण मंत्री को, योजना मंत्री को और खास डिप्टी सीएम तारकेश्वर राव जो है, उनको सबको बधाई देता हूं कि अंत में आपने कैबिनेट की स्वीकृति 4 तारीख को दी, जो कि जनता की सिर्फ मांग ही नहीं कही है, जनता की जरूरत थी। और मैं विधानसभा में 10 से 12 बार इस सवाल को उठा चुका हूं। ऐसा कोई शब्द नहीं रहा सेशन जहां मैंने आवाज नहीं उठाई, और हर बार इसको कराने का प्रयास किया, चाहे माननीय मुख्यमंत्री को पत्र देके या उन पे रिक्वेस्ट करके। लेकिन कहिए कि जब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब वो स्वीकृति मिल गई और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2-3 महीना में वो निविदा निकाल के काम भी शुरू होगा। सर, लेकिन हमने बहुत जगह पर देखा है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इसका ज़्यादा श्रेय ले रही है कि मेरे वजह से हुआ, या मैंने सदन में आवाज़ उठाई, या हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी आवाज़ उठाई। देखिए, विपक्ष या कोई सत्ता जो भी नाम ले सकता है, लेकिन जनता सब जानती है। जनता थोड़ी बेवकूफ़ है। जनता ऐसी थोड़ी 3 बार हमें जिता के भेजी है। हम लोगों का काम है जनता की आवाज़ बनना सदन में, और उनकी जो कठिनाई है उसको आवाज़ बन के उठाना। अब कौन क्या अपनी भवाई ले रहा है, जनता सब जानती है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कागज रिकॉर्ड है सदन में, और जो लोग बोल रहे हैं वो अपना रिकॉर्ड दिखवा दे, उनके नेता क्या किए हैं। तो रिकॉर्ड के आगे, लिखतम के आगे वक्तम काम नहीं करता। सर, क्या लगता है हवाई सेवा भागलपुर में ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है और सरकार इसके लिए कब तक सहमति दे सकती है? देखिए, जब से मैं जीता हूं तब से ये सदन में मेरा सवाल है कि हवाई सेवा लोग क्यों नहीं चालू करना चाहते, मैं नहीं जानता। यहाँ पर 20-25 वर्ष पहले 20-25 सीटर वाला प्लेन चलता था। मैंने सदन में भी सवाल किया था, और गौराडी में भी 500 एकड़ जमीन है सरकारी, वहाँ एक्वायर करके बन सकता है। हवाई सेवा से होगा क्या कि यहाँ उद्योग लगेंगे। ये जो सिल्क नगरी, जो सिल्क पूरे विश्व में जाना जाता था, आज सिल्क उद्योग तो ठप पड़ा हुआ है। बाहर के व्यापारी, बाहर के खरीदार विदेशों से यहाँ नहीं आते। ये सिल्क मेनली विदेशों में बिकता था बाहर, क्योंकि ये क्वालिटी कहीं मिलती नहीं है। तो निश्चित तौर पर हवाई सेवा शुरू होना चाहिए। और मैं बताऊं कि कुछ विपक्ष का खामियाजा निश्चित तौर पर हमें भुगतना पड़ा है कि यहाँ नहीं किया। लेकिन भागलपुर, पटना के बाद आर्थिक इनकम में अगर देखेंगे, इकोनॉमी, सरकार को तो सबसे अधिक यहीं से जाता है। सबसे पहले चॉइस सरकार का भागलपुर होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आपको तो हवाई सेवा शुरू करिए, क्योंकि आज यहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर्स नहीं आते हैं, बड़े उद्योगपति नहीं आते। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सकता है, धान है, गेहूँ है, मक्का है, लीची है, केला है, सारे उद्योग लग सकते हैं। और सिर्फ उद्योग लगने से किसान तो मजबूत होंगे ही आर्थिक रूप से, वहाँ पर बच्चियों को नौकरी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, यह भी होगा। इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि हवाई सेवा शुरू करें जल्द से जल्द। आप छोटे वाले सीटर का 25 वाले सीटर का स्टार्ट करें। आदरणीय सिंधिया जी का भी पत्र हमको नवंबर महीने में आया था कि हम लोग बात कर रहे हैं, 3 बार बिडिंग किए हैं, अभी तक कोई बिडर नहीं आया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चालू करें। वो चाहते हैं, लेकिन एक्वायर करने का जहाँ तक मामला, वो बिहार सरकार को प्रपोजल भेजना पड़ेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि अब जनता भी धरना देने लगी है, इसलिए मैं उसको सैल्यूट भी करता हूं कि आप भी मेरी शक्ति बढ़ाए हैं। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हवाई सेवा शुरू करने में उनको पहल करनी होगी, करना होगा। सर, आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत एक छात्र नेता से की। तब की राजनीति में और अब की राजनीति में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। पहले लोग सिद्धांत की बात करते थे, विकास की बात करते थे, कैसे हमारा देश कैसे आगे बढ़े, उसकी सभी युवक चिंता करते थे। हम लोग भी छात्र नेता थे,
टीएनबी कॉलेज में स्टूडेंट प्रेसिडेंट थे, हम लोग जेपी मूवमेंट में भी थे, हम जेल भी गए थे। तो उस समय का निस्वार्थ भाव से हर जनता के लिए, स्टेट के लिए, विकास के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते थे। अब सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ में नेता लोग करते हैं। सभी तो नहीं करते, लेकिन बहुत लोग अपने लिए काम करते हैं, जनता को भूल जाते हैं, रोजगार कैसे मिलेगा भूल जाते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है उसको भूल जाते हैं, बस हर चीज भूल जाते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। ये फर्क है। सर, आप बिहार के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के अभी के हाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी राजनीति जो है, आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 1947 जब भारतवर्ष आजाद हुआ, उसके पहले भी कांग्रेस लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप नाम जानते होंगे, आज आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कल पुण्यतिथि भी थी, वो भी आप जानते होंगे। सब लोगों ने मिलकर भारतवर्ष को आजाद कराया था और आजाद कराने के बाद एक दिशा दी, संविधान बना। उस संविधान पे पूरा लोग चले और आप देखे होंगे कि आज़ादी के बाद से भारत कहाँ से कहाँ चला गया। अर्थव्यवस्था कुछ नहीं था, कहाँ से कहाँ ले गए। कांग्रेस पार्टी पूरे सिद्धांत पे सभी जाति, सभी समुदाय को लेके एक साथ चलती है, चलती रही है और आगे भी चलेगी और गरीबों को देखने का काम करता है। और अभी की जो है कांग्रेस में क्या हुआ कि जब से भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू, हम लोग कभी भी हिंदू धर्म के नहीं हैं, हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, लेकिन ये हिंदुत्व की भाव देके मुसलमान हिंदू को आगे तोड़ने का काम, क्या ये धरती पर क्या मुसलमानों का अधिकार उतना नहीं है जितना कि हम लोग का है, जितना क्रिश्चियन का है, सिख का है, ईसाई का है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसको तोड़ने का, कि सत्ता में कैसे आए, वो काम कर रहे हैं। सर, हमने कुछ दिन पहले भागलपुर के डिप्टी मेयर से बात की थी और उनके सामने ये सवाल रखा था कि विधायक जी ऐसा क्या काम है जो उन्होंने नहीं किया है अभी तक। तो उनका ये कहना था कि विधायक जी जनता के बीच में नहीं दिखते हैं और सिर्फ चुनाव के बीच में दिखते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? अब सवाल है कि कौन क्या कहता है, इस पर हमको प्रकाश की जनता सब जान रही है। मैं सुबह 9 से 5 यहीं मिलता हूँ, जनता के बीच ही रहता हूँ। और आपको बता दें, मेरे सब अखबार एक कटिंग है नगर निगम का जो विकास हो रहा है आज, जो नगर निगम के माध्यम, चाहे स्मार्ट सिटी हो चाहे जो, क्या इन लोगों का देन है? सफाई क्या सब वो अपने को देखे ना। उनके एक व्यक्ति कहने से अगर वो यह कहते हैं तो जनता उनको जवाब देगी। ये नहीं कि अजीत शर्मा ही नहीं दिखते। अजीत शर्मा न कमीशन लेते हैं, न कोई दलाली करते हैं, न किसी, आप देखेंगे पदाधिकारी मेरे यहाँ आके बैठे रहते हैं। कोई काम होता है, मीटिंग होती है, कुछ जानना होता है, मैं सर्किट हाउस में करता हूँ। उनके ऐसे नहीं मंत्रियों के पीछे घूमते रहता है। अजीत शर्मा जनता का प्रतिनिधि है, जनता के सम्मान को अपने सर के ऊपर रख के उसके सम्मान को सदन में उठाने का। और यहाँ भी भागलपुर शहर में कोई एक व्यक्ति नहीं बोलेगा कि अजीत शर्मा कोई गलत काम करता है। किसी के कहने से, सूरज को आईना दिखाने से सूरज को फर्क क्या पड़ता है? आप जिसका नाम ले रहे हैं, अगर ऐसा वो बोले हैं तो उनको खुद अपने ऊपर चिंतन करनी चाहिए। सर, भागलपुर जो है स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में इतने नीचे है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? नगर निगम का सिस्टम पूरा कोलैप्स है। नगर आयुक्त की पोस्टिंग नहीं हुई 1-1.5 साल से। मैंने 5 पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखा। माननीय मुख्यमंत्री ने दिसंबर में कहा कि पोस्टिंग कर देंगे परमानेंट, जनवरी में मुझे कहा है। लेकिन जब तक आप सिस्टम को दुरुस्त नहीं कीजिएगा तब तक काम कैसे होगा? स्मार्ट सिटी तो हो गया, उसमें लूट मचा हुआ है। आखिर ये जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? नगर निगम के तो वही लोग अभी हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, वही लोग हैं। आपको बता दें, जब तक ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये जो आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटी में पीछे है, निश्चित तौर पर यहाँ पे काम सही ढंग से नहीं हो रहा। और माननीय नगर विकास मंत्री को भी मैंने सदन में कहा है, पाइपलाइन बिछाने का काम गलत हो रहा है, रोड का तोड़ दिए गए चारों तरफ, देखिए क्या हालत शहर का है। उन्होंने कहा था कि 10 दिन के बाद आएंगे, 10 तारीख के बाद। आज तो 15 तारीख होने जा रहा है, वो अभी तक आए नहीं हैं। बीच में आए थे तो कोई पुस्तक का विमोचन करके चले गए। उन्होंने वादा किया वो आएंगे, बोले हैं कि मैं समीक्षा बैठक करूंगा और उसके बाद इस पर देखूंगा क्या काम। बिल्कुल गलत काम हो रहा है, लूट मचा हुआ है। कोई सरकार के अधीन कोई कर्मचारी नहीं रह गया। जब तक बढ़िया नगर आयुक्त नहीं आएगा तब तक यहाँ काम का सोचना ही गलत हो जाएगा। सर, एक यूथ जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे? सर, यूथ ही तो शक्ति है हमारी। अगर यूथ राजनीति में नहीं आएगा तो सिद्धांत खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूथ की एक नई सोच होती है। हम तो यूथ से यही कहेंगे, आगे बढ़ो, राजनीति में भी आइए और राजनीति में आके अपने राज्य को, अपने देश को एक नई दिशा देने का काम कीजिए। बिना यूथ के देश नहीं चल सकता,
कोई राज्य नहीं चल सकता। इसलिए हम यूथ को आमंत्रित करते हैं। सर, हमने आज आपके आवास पे ये देखा कि आप पेड़ पौधों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं। हमने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि आप जहाँ भी जाते हैं तो पेड़ लगाओ, पेड़ पौधों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो सर, ये प्रेरणा आपके जीवन में कहाँ से आया? नहीं, ये मेरा बचपन से शौक था। खास करके जब मेरी शादी हुई तो लगा कि जैसे बच्चे, बेटियां आई तो लगा कि पौधे भी, मैं फूल कुछ लगाता था, वो भी धीरे धीरे जब छोटा पौधा लगाया फिर वो ग्रो किया तो मुझे लगा कि यह भी जीवित चीज़ है। तो ये इसको देख देख के उसकी ग्रीनरी जो है आँख को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मेरा इसमें हॉबी बढ़ गया, हमको लगाव हो गया। अब तो प्लांट्स के बिना हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि इनको रोज हम सुबह जब निकलते देखते हैं आज कौन पत्ता नया निकला, कितना बड़ा हुआ, कौन सा फूल आज खिला, कौन सी कली है। तो मैं सारा चीज़ को रोज़ सुबह अपने से पानी पटाता हूँ, अपने देखता हूँ 2 घंटा। मेरी पत्नी भी पूरा पानी पटाती है, देखती है गार्डन में। और ये लगता है कि आज देखिए हम चश्मा नहीं पहने हैं, हमको लगता है कि ये गार्डन और ग्रीनरी का ही देन है। सर, पेट्रोल के दाम इस कदर बढ़ रहे हैं, आम जनता इससे काफ़ी परेशान है, इसका क्या निदान? नहीं, सिर्फ पेट्रोल की बात क्या है, डीजल, पेट्रोल डीजल का आप याद कीजिए, यूपीए की सरकार जो आप अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे, $120 प्रति बैरल भी अधिक हो गया। तो उस समय भी डीजल और पेट्रोल का कीमत, पेट्रोल 60 रुपये थे, डीजल 51-52 रुपये थे। और सरकार कंपनी को, तेल कंपनी को सब्सिडी देती थी, उनको नुकसान जो होता था। आज केंद्र सरकार क्या कर रही है, जैसे ही रेट क्रूड ऑयल का बढ़ता है, एक तो क्रूड ऑयल का जब रेट $43-45 बैरल था शुरू में, तो उस समय तो उन्होंने रेट टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के कर लिया। अब तो खैर क्रूड ऑयल का कुछ कीमत बढ़ा है, अब ये कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी 115 रुपया पेट्रोल। आप एक यूथ है जो कॉलेज जाता है बेचारा बाइक से, वो कहाँ से डालेगा? मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से लेगा? डीजल, जो कि आपके सामान की ढुलाई होती है, मेन चीज़ है। आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज़ की महंगाई आप देख लीजिए। चाहे आप देखिए सरसों तेल 200 रुपया किलो, चीनी, सब्जी, कौन सा चीज़ महंगा नहीं है? पेट्रोल डीजल तो सिर्फ कहा ही जा रहा है कि महंगा हुआ है, वो तो दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, ये केंद्र की सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के लोग हैं, सही ढंग से खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, शिक्षा बाधित हो रहा है, लोग इलाज नहीं करा पा रहे। महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन आपका रोजगार कहाँ दे रहे हैं किसी को? सर, शराबबंदी के कानून के आप सख्त विरोध में थे, इसके पीछे का मुख्य कारण? नहीं, आप गलत फहमी है, गलत सूचना है। सदन में हम लोगों ने सभी मिलकर शराबबंदी कानून पास किया है, हम बिल्कुल शराबबंदी के पक्ष में हैं। लेकिन ये शराबबंदी के आड़ में जो माननीय मुख्यमंत्री सरकार के सारे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी शराब माफियाओं से मिलके शराब का खेप आ रहा है। आप बताइए कहाँ होम डिलीवरी नहीं हो रहा है? आखिर कैसे हो रहा है? बिना प्रशासन, पुलिस प्रशासन के मिले हुए हो रहा है क्या? सब लोग मिले हुए हैं, सब पैसा ले रहे हैं, और उसके आड़ में जो शराब, और आपका राजस्व कहाँ जा रहा है? झारखंड, बंगाल, हरियाणा, वहां से खेप आ रही है और उसका पैसा उन लोग को मिल रहा है। आपको जो राजस्व आना था वो नहीं आ रहा है। और उसके आड़ में बता दें कि जहरीली शराब भी आ रहा है, उससे मौतें हो रही है। तो इसलिए मैं विरोध ये नहीं करता हूं, आप देखे होंगे मेरा बाइक, मैं ये सरकार को कहता हूं, चाहे तो शराबबंदी पूर्ण रूपेण आपके पदाधिकारी लागू करें, और अगर लागू नहीं कर रहे हैं तो बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई करिए। छोटे मोटे सिपाही को बर्खास्त करने से नहीं रुकेगा। शराब माफिया का एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है बिहार में। और क्या पूरे देश में क्या शराबबंदी लागू है? नहीं सर। एक गुजरात में है, एक यहाँ गुजरात में भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलते हैं, आप यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या आप, अगर आपकी एनडीए की सरकार केंद्र में भी है तो कहिए, अगर इतना ही खराब चीज था तो सब जगह आप उसको बंद करा दीजिए। वर्ल्ड में कहीं भी शराबबंदी नहीं है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है। ये शराबबंदी एक माननीय मुख्यमंत्री अच्छी चीज है। हम लोग को भी लगा था कानून बनाने के समय कि गरीब लोग का हस्बैंड, बच्चे लोग दारू पी लेते हैं तो पैसे नुकसान होता है, तो पैसे घर में लगेंगे, शिक्षा में लगेगा। लेकिन यह पता नहीं था उस समय हम लोगों को, ये शराब माफिया एजेंट्स, अब माननीय मुख्यमंत्री ने तो गांव गांव पंचायतों में शराब का दुकान खोला, उनको तो आदत लगी थी बेचने का। वही लोग आज शराब बाहर से लाके गांव गांव में तक में होम डिलीवरी, ऐसा कौन सा कस्बा है जहां होम डिलीवरी नहीं हो रहा है? एक गांव के आदमी आए थे, बोले थे कि एक लड़की 25 रुपया बोतल में होम डिलीवरी करती है, 4 को कर दी, 100 रुपया मिल गया। चूंकि रोजगार है नहीं तो वही काम करती है। इसलिए मैं शराबबंदी का विरोध नहीं किया हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके प्रशासन के तंत्र मिले हुए शराब माफियाओं से
उन पर कार्रवाई करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो तिगुनी चौगुनी राजस्व बढ़ा के, कीमत बढ़ा के आप उसको खोलिए, और उस राजस्व जो है उसको लेकर हर जिला में कल कारखाने खोल के बच्चे बच्चियों को रोजगार देने का काम कीजिए। नौकरी मिलेगी तो आपका ऐसे अपराध भी रुकेगा, शराब माफिया शराब नहीं ला पाएंगे, और मौतें भी नहीं होगी जहरीली शराब से। इसलिए मैं ये कहता हूं, चाहे तो रोकिए पूर्ण रूपेण, और नहीं तो इसको तिगुनी कीमत करके चालू करके उस राजस्व से कल कारखाने लगाइए। सर, हर किसी के लाइफ में उनका फर्स्ट इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सर आपने अपने फर्स्ट इनकम या फर्स्ट सैलरी के पैसों से क्या किया था? देखिए, ऐसा है कि उस समय तो मेरी बहुत छोटा मोटा बिजनेस हमने शुरू किया था, और जब हम कॉलेज पास किए ग्रेजुएशन करने के बाद, तो बहुत स्ट्रगल होता है। उसके दो साल बाद शादी हो गई, तो सही बात था कि मैं उसमें बहुत पैसे परिवार को दे भी नहीं पाता था। 1000-2000 दे दिया, समझते थे कि बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन धीरे धीरे मैं इस आपके माध्यम से ही आग्रह करूंगा लोगों से, आप जो भी कमाते हो 12 आना अपने परिवार में देखो, बच्चों को शिक्षित करो, और बच्चे को जब शिक्षित करोगे तो उस राज्य का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता, तो उसमें लगाना चाहिए। और कोई गरीब लोग आए तो जो कमाते हो 4 आना उसका शेयर गरीबों को भी दो, ताकि भूखे ना कोई रह सके। इसलिए मैं वही सिद्धांत पे चला, और आप लोग के और जनता के ताकत से फिर मैं राजनीति में भी आया। तीसरी बार जनता ने मुझे जिताया। मैं अभी भी जितने गरीब आते हैं मेरे यहाँ, जिनको दवाई का पैसा नहीं है, मैं सारे लोगों को दवाई खरीदता हूँ। रोज आते हैं, देखिएगा, रोज आएंगी, मैं उसको दवाई खरीदता हूँ। कोई इलाज होता है हॉस्पिटल में कराता हूँ, मैं वो काम करने का काम करता हूँ। कोई भूखे है, खबर आती है तो मोहल्ले में मेरी वाइफ भी जाके अनाज बांटने का काम करती है। तो सर, जब आप ये अपने मतलब इनिशियल स्टेज में थे, जब आप कमाते थे, तो तब भी आप ये सोशल सर्विस का काम करते थे? नहीं, इनिशियली मैं सोशल सर्विस काम नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन जो गरीब लोगों को दया जरूर आती थी कि अगर है तो 5 रुपया भी दे दें, ये था। लेकिन उसमें सोशल सर्विस मैं नहीं करता था, क्योंकि स्ट्रगल इतना था कि काम में इतना व्यस्त रहते थे। हम लोग 16-17 घंटा काम करते थे, तो काम इतना था। फिर मैंने थाना बीरपुर में एक पेट्रोल पंप खोला, लीज पर लेके ज़मीन 250 रुपये महीने पर। उसमें हाथ से तेल बेचते थे, हम भी खड़ा होकर बेचते थे, तो स्ट्रगल मैंने भी किया है। इसलिए उस समय वो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, अब सोशल में भी आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। तो मैं गरीबों को देखना शुरू किया। जो बच्चे थाना बीरपुर में देखिएगा, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, 4-5 का मैं फीस देता था हर महीने। ये सब मैं करता था। ये सब मेरी याद अभी भी, मैं कुछ बच्चियों को, ऊपर वाला जानता है, अभी भी मैं उसको महीने का खर्च देता हूँ, जो कि पढ़ती है। जो आती है कि नहीं हमको नहीं पैसा है घर में, उसको मैं पैसा देता हूँ। नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन चूँकि वो देते हैं तो मैं ऊपर वाले को देख के देता हूं कि नहीं, हमको ऊपर वाले ने दिया है, तो उन गरीब लोग जो या शिक्षा नहीं पा रहे हैं उनको देने की जरूरत है, तो उनको मैं। सर, अब मैं आपके सामने कुछ दिस और दैट के सवाल रखूंगा, जिसमें से किसी एक को आप चाहे तो चुनना है। तो सबसे पहले सर, वेज पसंद करते हैं या नॉन वेज? नहीं, मैं वेज भी पसंद करता हूँ, नॉन वेज भी, दोनों पसंद करता हूँ, जब जैसा होता है। सर, कॉफी या चाय? आई टेक ग्रीन टी। यू टेक ग्रीन टी। सर, यूपी में अच्छा काम किसने किया है, अखिलेश यादव जी ने या योगी जी ने? जब कांग्रेस की सरकार थी, सबसे अच्छा काम कांग्रेस ने किया था यूपी में। आप यूपी में जाके देख लीजिए विकास, और आज क्या हो रहा है। देखिए, कहने को कोई भी कहेगा हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो काम कर दिया देश में ईमानदारी से, वो लोग भी समझते हैं कि कांग्रेस का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। आज सही है कि आप राम मंदिर के नाम पर, आज आप ये बोलिए, सब लोग अभी कहते हैं जय श्री राम। आप याद कीजिए अपने दादा दादी को, पापा को, मम्मी को, वो लोग गांव देहात में होता था कि सीताराम सीताराम पढ़ते थे, और अभी भी जय सिया राम बोला जाता है, जय श्री राम नहीं। ये सीता को आप इग्नोर करके महिला को इग्नोर करते हैं, और यह कोई तरीका नहीं है। सीता के बिना राम कुछ भी नहीं थे। आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जबकि सिया राम का नारा होता है। कुछ रैपिड फायर के सवाल है, उससे सर के फेवरेट्स को हम जानेंगे। तो सर, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन जो आपका पसंदीदा रहा है? देखिए, हमारा पसंदीदा तो मेरा गार्डन सबसे अधिक है, लेकिन अगर घूमने की बात आता है तो हिल स्टेशन जैसे गैंगटॉक है, दार्जिलिंग है, और हमारे बच्चों के पास सबसे मेरा फेवरेट है। मेरी एक बेटी, बड़ी बेटी अमेरिका में MBA करके जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी छोटा है, वो भी मास्टर्स करके इलनॉइस यूनिवर्सिटी से वहाँ जॉब कर रहा है, वहाँ जाना पसंद करते हैं। मेरी 2 बेटी नेहा शर्मा और आयशा शर्मा बॉलीवुड में हीरोइन हैं, सब लोग जानते हैं।
तो मैं बॉम्बे उन लोग से मिलने हर महीना जाना पसंद करता हूँ। तो देखिए, हम परिवार के बीच और उन लोग के साथ ही कहीं जाना चाहते हैं। ऐसे कहीं अकेले जाने का इच्छा नहीं होता। बिना बच्चे बिना पत्नी के कहाँ जाओगे? तो पत्नी तो है, बच्चे तो अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन मैं अधिकांश अपने गार्डन में करता हूँ। सर फेवरेट कोई मूवी आपका? देखिए, मूवी तो आप हमसे सवाल ये कीजिएगा तो हम तो अपनी बिटिया का ही मूवी बोलेंगे, जो उचित नहीं होगा। इसलिए इस सवाल पर मैं बोलूँगा, मूवी सब लोग अच्छे से काम करते हैं। जो खास करके जो बिहार के एक्टर और एक्ट्रेस, चूँकि मैं बिहार का पैदा लिया हूँ, उनकी जो फिल्में होती है मैं ज़रूर देखता हूँ और सभी फिल्म मुझे अच्छा लगता है। और मैं भविष्य में बिहार के एक्टर और एक्ट्रेस आगे बढ़ें, ये मैं उन लोग को आशीर्वाद भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। सर फेवरेट क्रिकेटर? भाई देखिए, पहले तो हम लोग के जमाने में सचिन तेंदुलकर होते थे, अभी तो लोग विराट कोहली का नाम लेते हैं। अब तो लेकिन क्रिकेटर अब अच्छे अच्छे और आ रहे हैं, इसलिए एक का नाम लेना उचित नहीं है। अब तो जैसे कि वो बैटिंग करते हैं, लेकिन बॉलर्स के बिना भी तो आप टीम जीत नहीं सकती। बिल्कुल। इसलिए आपको एक को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप पूछा है तो मैंने कहा कि मेरे सचिन तेंदुलकर पहले थे। सर कोई बुक फेवरेट आपका? फेवरेट बुक तो बहुत सारा है। संविधान की किताब जो है देश का, वो मेरा फेवरेट है। मैं पढ़ता हूँ कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, सभी को लेके सबको अधिकार देने का काम, सभी जाति को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने का काम संविधान ने किया है। जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको मान तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि संविधान बहुत अच्छा बना। वो मैं पढ़ता हूँ। बहुत सारे किताब, जैसे मेरी एक बिटिया किताब लिखी है, रितिका बड़ी बेटी, वो मैं पढ़ता हूँ। पियर्सन कंपनी ने पब्लिश किया था। तो किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ, इसलिए एक ही फेवरेट नहीं होगा। सारी किताब आप भी पढ़िए, आपको जानकारी मिलेगी। तरह तरह की किताबें होती है, प्रेमचंद की लिखी हुई होती है। आप लोग सबको दिनकर की किताबें हैं, तो आपको सब पढ़ना चाहिए और सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सर आप जैसे अपने फ्री टाइम में गाना सुनना पसंद करते होंगे, तो किसी पुराने सिंगर्स को जिसको आप पसंद करते हो? मैं फ्री टाइम में गार्डन में काम करता हूँ, नहीं तो सुबह 9 से 5 जनता से मिलता हूँ, उनकी कठिनाई को सॉल्व करता हूँ। गाना सुनने का मुझे मौका नहीं मिलता। मैं जब यंग एज में था तब मैं निश्चित तौर पर गाना सुनता था। उसमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी का निश्चित तौर पर मुझे अच्छा लगता था। लेकिन इधर हम बिहार के जो एक्टर एक्ट्रेस का फिल्म होता है, वही फिल्म देखते जरूर हैं यूट्यूब पे, और उसके गाने जरूर सुनता हूँ। खास करके बिटिया का भी तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो मैं वो भी सुनता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल कि मैं काम छोड़ के गाना सुनूं, ऐसा नहीं करता। तो सर आप तो बहुत बिजी रहते होंगे अपने शेड्यूल में, लोगों की सेवा करने में। तो सर कभी आपको भी मतलब लो फील होता होगा लाइफ में, या डिप्रेस फील करते होंगे, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप हमारे जैसे यूथ को भी क्या सुझाव देंगे? देखिए, हम कोई कभी डिप्रेशन में नहीं रहते हैं। आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। हम यूथ को एक ही चीज बोलेंगे, थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव, बी ऑलवेज कूल, एंड यू विल पावर स्ट्रांग रखिए, यू विल गेट योर, जहाँ जाना चाहते हो आप जाओगे। इसलिए 3 चीज पर याद रखिएगा, बी कूल, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एंड जो आप विल पावर स्ट्रांग रख के गो अप। तो ये 3 मैसेज जो था सर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी अपने लाइफ में लागू करूंगा कि विल पावर स्ट्रांग रखे, पॉजिटिव रखे और अपने एम के प्रति डेडिकेटेड रहे। तो ये थे हमारे अजीत शर्मा सर, जिनसे हमने की एक एक्सक्लूसिव बातचीत। सर बहुत धन्यवाद और बहुत आभार मैं आपका रहूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नहीं, आप जो जानकारी चाहे मैंने दिया, इसके लिए मैं कोई आभार व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ योर जॉब ऑल्सो कि आप लोगों को बताएं, और मेरा भी काम है कि हम अपने बारे में बताएं कि जनता मुझे जाने। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।